मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10th का गणित विषय की वर्कशीट नंबर 6 है और तिथि 16/7/2021। वृत्त यानी कि सर्कल से संबंधित पद एवं परिमेय। यहाँ पर पद और परिमेय के बारे में बात की जा रही है। टर्म्स और परिमेय के बाद में यहाँ पे बात की जा रही है। तो एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हों, एक वृत्त कहलाता है। क्या है? एक तल यानी कि प्लेन सरफेस पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से यानी कि जो सेंटर है उससे एक स्थिर दूरी पर स्थित हों, यानी कि स्थिर दूरी पर उससे वो स्थित हों। स्थित मीन्स यानी कि वहां पर केंद्रित हों, तो एक वृत्त कहलाता है। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर ये केंद्र, और स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और जो ये वृत्त की दूरी जो होती है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से जैसे यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी है, ये हमारी कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये हमारी त्रिज्या कहलाएगी। केंद्र और वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड कहते हैं। केंद्र और वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड कहते हैं। ठीक है जी। अब हम आगे यहाँ पर इन पे आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के अपडेशन साथ साथ में मिलते रहे। तो आप सब बच्चों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए आगे हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में है, यहाँ ये पिक्चर दी हुई है। पिक्चर में कौन सी क्या चीज है वो यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक जो रेड मार्क दिख रहा है ये है हमारी चाप। ये क्या है? चाप। और ये ब्लैक जो है ये हमारा है सेंटर। यहाँ से यहाँ तक जो ये होती है इसको कहते हैं त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है इसको भी त्रिज्या कहा जाता है। और त्रिज्याओं के दो त्रिज्याओं और एक चाप के बीच में जो ये स्पेस होता है, जो जगह होती है, इसको कहा जाता है त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड नहीं, त्रिज्या खंड। यहाँ पे यहाँ डंडा आएगा, त्रिज्या खंड होता है। ठीक है। और यहाँ पर किसी जीवा और चाप के बीच की जो स्पेस होती है, ये वाला जो ऑरेंज उसमें पिंक कलर में जो दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है वृत्त खंड। ये क्या कहलाता है? वृत्त खंड। चलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं चाप। चाप क्या है? वृत्त पर दो बिंदुओं के बीच के भाग को चाप कहते हैं। वृत्त पर दो बिंदुओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो चाप है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये चाप है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये चाप है। तो ये चाप है। जीवा क्या होती है? जीवा, इसको चाप को कहते हैं आर्क, जीवा को कहते हैं कॉर्ड इंग्लिश में। वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। चित्र में ए बी एक जीवा है। ए बी यहाँ से यहाँ तक की जो ये लंबाई है ये हमारी क्या है? जीवा है। ए बी की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक ये जीवा है। और अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें वृत्त पर, ये हमारी चाप हो जाएगी, ए बी चाप। ठीक है जी। केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है। केंद्र से गुजरने वाली जीवा। और यहाँ पर जो हमारा सर्कल होता है, सर्कल की बात करें तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ सर्कल। तो यहाँ जो हमारा सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर होगा, सर्कल का जो सेंटर होगा, ये जो सर्कल का सेंटर है, अगर इससे कोई लाइन यहाँ से यहाँ तक गुजरती है तो वो लाइन क्या कहलाएगी? हमारी जीवा कहलाएगी। एक मिनट में इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ से अगर हम यहाँ सेंटर से होते हुए, यहाँ पर हमारा सेंटर था, तो यहाँ से ये लाइन जो हमारी गुजरी ये हमारा होगा व्यास। और ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी कहलाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी कहलाएगी। ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है जिसको व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है। ये जो व्यास है ये व्यास कहलाता है। ये वाली लाइन जो है ये व्यास कहलाती है। आगे त्रिज्या खंड।
त्रिज्यखंड नहीं, त्रिज्याखंड होता है ये। चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं और चाप के मध्य क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहा जाता है। जो ये पीला वाला भाग ये दिख रहा है येलो कलर का, ये हमारा क्या है, त्रिज्याखंड है। यानी कि दो त्रिज्याओं और एक चाप के बीच का जो स्पेस है, जगह है, वो त्रिज्याखंड कहलाती है। वृत्तखंड, वृत्तखंड क्या, जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को, यानी कि उनके बीच के जगह को वृत्तखंड कहा जाता है। जैसे यहाँ पर पिंक कलर में ये दिखाई दे रहा है, ये जीवा है और ये चाप है। जीवा और चाप के बीच का हिस्सा वृत्तखंड कहलाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आगे हम और डिटेल में पढ़ते हैं, आगे क्या चीज है। तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वृत्त की बराबर जीवाएं, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अंतरित करती हैं मीन्स बनाती हैं। जो हमारी बराबर जीवा होंगे, जो कॉर्ड अगर इक्वल हैं, तो वो केंद्र पर यानी कि सेंटर पर इक्वल एंगल क्रिएट करेंगे। मीन्स यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ए बी और पी क्यू दो कॉर्ड हैं और दोनों के दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो ये सेंटर पर यहाँ पर दोनों जो एंगल बनाएंगी वो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 60 का बना दे तो ये भी 60 का होगा, अगर ये 70 का होगा तो ये भी 70 का होगा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा। ठीक है, अगर कॉर्ड इक्वल है ए बी, अगर पी क्यू के इक्वल है तब। तो यहाँ पर विलोम, इसका उल्टा, विलोम मीन्स उल्टा, जो रेसिप्रोकल कहा जाता है। एक वृत्त की जीवाएं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। अगर केंद्र पे जो कोण बन रहे हैं अगर ये बराबर हैं तो इनके जो सामने की जीवाएं हैं वो भी बराबर होंगी। तो ये विलोम्बी और इसका सीधा भी दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। ये एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर सेंटर से एक जीवा पर जो ये लंब डाला जा रहा है वो क्या करता है, इसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ए डी और डी बी जो है इक्वल होंगी, यहां से यहां तक की लंबाई और यहां से यहां तक की लंबाई बराबर होगी। समझे बात को? यानी कि ये जो सेंटर से इस पर जो लंब डाला जाएगा, यानी कि 90 का कोण बनाते हुए लाइन जो खींची जाएगी वो इसको क्या करेगी, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, और विभाजित का मीन्स यानी कि हिस्सों में बांटना। तो विलोम एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। और अगर यहाँ पर कहा जाए कि यहाँ ए बी का मध्य बिंदु डी है और इससे अगर सेंटर को मिलाया जाए तो ये क्या होगी, इस जीवा पर ये ओडी लाइन जो क्या होगी, वो लंब होगी। तो इसका विलोम भी और सीधा भी दोनों यहाँ पर आपको बता दिए हैं। अगला है एक वृत्त की या सर्वांग समता वृत्तों की, यानी कि दो वृत्त के हैं या फिर एक ही वृत्त के अंदर के हैं। दो वृत्त अलग अलग बना के भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर एक वृत्त बनाकर दिखा सकते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पर एक वृत्त बनाकर दिखाया हुआ है। बराबर जीवाएं, अगर दोनों बराबर जीवाएं हैं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं, केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं दोनों जीवाएं, तो होती हैं विलोम। एक वृत्त के केंद्र से समदूरिस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं, यानी कि समदूरिस्थ यानी कि जो दूरी है उनकी वो बराबर होती है। जैसे मैं यहाँ पे आपको पिक्चर भी बना के दिखा देता हूँ अलग अलग, जैसे यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक और वृत्त हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जैसे ये दोनों के दोनों वृत्त, हम कहते हैं कि ये दोनों वृत्त यहाँ पर सर्वांग हैं। अगर यहाँ पर हम कोई जीवा लेते हैं दोनों में, यहाँ पर अगर हमने एक जीवा इसमें ली और एक जीवा इसमें ली, और यहाँ जो सेंटर होगा हमारा, सेंटर से इनकी जो डिस्टेंस है, सेंटर से जो इनकी डिस्टेंस होगी वो अगर इक्वल है, यहाँ से यहाँ सेंटर से ये दोनों के दोनों अगर इक्वल हैं, यहाँ सेंटर ये जो डिस्टेंस है वो अगर इक्वल है, तो ये जीवाओं की जो लंबाई होगी ए और बी जैसे हमने मान लिया, और यहाँ पर पी एंड क्यू मान लिया, तो इनकी जो लंबाई है वो भी बराबर होगी, ये इसमें कहा गया है। ठीक है जी। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण यानी कि ये केंद्र है, इस पर ये बना कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर
वृत्त के शेष भाग ये यानी कि इस पर ये जो कोण बन रहा है बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। अगर ये कोण 60 डिग्री है तो ये वाला 120 डिग्री होगा। अगर ये 120 डिग्री तो ये 60 डिग्री होगा। ठीक है जी। अगर ये 90 डिग्री है तो ये 180 डिग्री होगा। अगर ये 70 डिग्री है तो ये 140 होगा। अगर हमें ये दिया हुआ ये हमें ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो ये 100 अगर 20 है तो ये 60 होगा। ये 140 दिया हुआ है तो ये हमारा 70 डिग्री होगा। अगर ये 110 दिया हुआ है तो ये हमारा 55 डिग्री होगा। तो नोट, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है और अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। जो अर्धवृत्त में जो कोण बनेगा वो समकोण होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ, यहाँ हम पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर अर्धवृत्त में बना कोण, तो अर्धवृत्त बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अर्धवृत्त, तो यहाँ से यहाँ हमारा ये हो गया अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बने कोण की बात की जा रही है तो अर्धवृत्त में कोण जो हम बना रहे हैं वो कहीं पर भी बने, यहाँ पे बने या इस तरीके से ये कोण बन गया हमारा। तो इस कोण की बात करें तो ये कोण जैसे हमारा बन गया तो ये कोण जो होगा ये वाला, ये कोण अर्धवृत्त में ये कोण जो बन रहा है वो कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा, यानी कि समकोण होगा। तो ये इसमें आपको बताया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। अगर यहाँ पर आमने यहाँ ये कोई इसके अंदर चतुर्भुज बन रहा है, वृत्त के अंदर जो त्रिभुज बन रहा है और उस यहाँ पर जो चतुर्भुज है वो चारों भुजाओं को यानी कि वृत्त पे 4 बिंदुओं पर कहीं पर छूता है। तो इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं, जो विपरीत जो शीर्षाभिमुखी जो कोण है, आमने सामने के जो कोण है, ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योग जो है 180 अगर है तो ये चक्रीय चतुर्भुज होगा। कौन सा होगा? और एंगल ए और एंगल सी ये अगर 180 है तब भी ये चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो एक चतुर्भुज एबीसीडी चक्रीय कहलाता है यदि उसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित होते हैं। अगर वो वृत्त पर स्थित हैं तब वो चक्रीय चतुर्भुज है। अगर ये वृत्त पर ना हो, कोई एक अगर हटके हो एक भुजा कोई सी भी, तो वो चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड पर बने कोण यानी कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एग्जाम्पल, कोण ए कोण बी के बराबर है। मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं अगर कोई एक जीवा है, उस जीवा पर एक तरफ जो एंगल्स बन रहे हैं, जो कोण बन रहे हैं, वो कितने भी कोण बने वो सारे के सारे इक्वल होंगे। तो जैसे यहाँ पर ये जीवा, हमने यहाँ पर ये जीवा है ए बी, इस पर हमने 2 कोण बनाए, एक ये कोण बनाया और एक ये कोण बनाया। सेंटर का नहीं, ये सेंटर है, सेंटर का नहीं। यहाँ पर वृत्त को जो छू रहे हैं तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का ही होगा। अर्धवृत्त में नहीं है, ये कंप्लीट सर्कल में है, यानी कि पूरे सर्कल के अंदर की बात की जा रही है, तो वृत्त के अंदर की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री का दिया हुआ है तो ये भी 60 डिग्री का, अगर ये 70 का है तो ये 70 है, ये 50 का है तो ये भी 50 का होगा। तो ये मुझे लगता है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं सवालों को। आगे कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन हमें करने के लिए कहा है, तो इनको अब हम आगे करते हैं। समय प्रयास कीजिए। सबसे पहले, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? मैंने अभी आपको बताया था, व्यास, जिसको इंग्लिश में डायमीटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायमीटर भी कहा जाता है। दूसरा, जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को, जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वृत्तखंड कहा जाता है। वृत्तखंड कहा जाता है, कहते हैं। तीसरा, त्रिज्याखंड जो है चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या और खाली स्थान के मध्य का क्षेत्र होता है। यहाँ पर त्रिज्याओं और जीवा के बीच का जो क्षेत्र होता है, मध्य का जो क्षेत्र होता है, वो क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड कहलाता है। यहाँ पर आंक का डंडा आएगा, आंक का डंडा। यहाँ पर दी गई आकृति में बीओसी, यहाँ पर बीओसी एक वृत्त का व्यास है। बीओसी एक वृत्त का व्यास है। ए बी एसी के बराबर है। ए बी एसी के बराबर है। ए बी एसी के बराबर, कौन से वाले की बात कर रहे हैं? ए बी एसी के बराबर है। कौन
ए बी सी कितना होगा? यहाँ पर बात की जा रही है ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर, यानी कि इस त्रिभुज की बात की जा रही है। तो ए बी ए सी के बराबर है, तो ये कोण हो गया हमारा 90 डिग्री का। अर्धवृत्त में बना कौन 90 का, तो ये कोण कितने कितने के हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 45 डिग्री का। कितना हो जाएगा? 45। ये भी 45, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। अगर 180 में से 90 को अगर हमने घटा दिया तो इन दोनों कोणों का योग बचता है 90। और दोनों कोण जब बराबर हैं, दोनों कोण जब बराबर हैं तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे 90 को, तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है जी, समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पर अगर यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, 180 में से 90 घटा दे तो 90 बचा, और ये दोनों कोण बराबर हैं तो 2 से हम भाग कर देंगे तो 45 डिग्री एक कोण आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए पांचवा क्वेश्चन, यदि सर्वांग समवृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, यहाँ पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, ए बी और सी डी केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, बराबर कोण बना रही हैं, तो ए बी सी डी के बराबर है। यदि सर्वांग समवृत्त की जीवाएं, सर्वांग समवृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, बराबर कोण बना रही हैं, जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसमें भी ए बी सी डी के बराबर है, बिल्कुल होगी। जब कोण बराबर है तो कोण के सामने की जो भुजाएं हैं वो भी बराबर होंगी। कोण बराबर हैं, अगर ये कोण, एक मिनट, अगर हमारा ये कोण इसके बराबर है, हमने नाम धर लिए ए कर दो, अगर कोण 1 2 के बराबर है तो ये भी बराबर होगी। कोण 1 कोण 2 के बराबर है तो ये इनके सामने के भुजाएं हैं इसलिए बराबर होंगी। आगे यहाँ पर ए बी जो है सी डी से बड़ी है, ए बी सी डी से बड़ी है, नहीं, ये नहीं होगी, ये बराबर हैं तो ये बड़ी नहीं हो सकती, नहीं होगी, यस ये होगी। ठीक है जी, ए बी ए डी से बड़ी है, सॉरी ए बी छोटी है ए डी से, ए बी ए डी से छोटी है, बिल्कुल ये सही है, ये सही है, गलत नहीं है, उपयुक्त कोई नहीं। तो इनमें से कौन, अच्छा ये 4 ऑप्शन दे, इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा बराबर कोण अंतरित करती है? यदि सर्वांग समवृत्त की, उपयुक्त कोई नहीं। यदि सर्वांग समवृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं तो ये इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा। ए बी बराबर नहीं है और ये बड़ा है, ए बी से ए डी बड़ा है, बिल्कुल, और उपयुक्त कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होगा? कंफ्यूज कर रहा है तो यार क्वेश्चन। यदि सर्वांग समवृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं तो ए बी सी डी के बराबर है, बिल्कुल है, ए बी और सी डी के बराबर है, तो ये वाला इसका आंसर होगा, पहला वाला। ठीक है जी, यहाँ पर ए बी सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त की 2 बराबर जीवाएं हैं जिसमें एंगल ए ओ बी 80 डिग्री है, एंगल ए ओ, यहाँ पर ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त की 2 बराबर जीवाएं हैं, ये 2 बराबर जीवाएं हैं। अगर ये बराबर जीवाएं हैं तो यहाँ पर ओ वाले वृत्त की एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी अगर यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये 80 डिग्री है तो एंगल सी ओ डी कितना होगा भाई? ये भी इसका 80 डिग्री होगा। क्यों होगा? इसका अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो कितना है? वो भी 80 डिग्री होगा, बराबर होगा। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप्शन देश 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का अवश्य पालन करें। और यहाँ पर पिक्चर भी आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रखी है, और ये 5वें का पहला क्वेश्चन ये सही है। ठीक है जी, तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वर्कशीट समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के अपडेशन साथ साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।